हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षाद अली। आज के इस वीडियो में हम साल 2025 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हुए संभावित जो प्रश्न हैं उनको भी आज के सेशन में अभ्यास करेंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, और इसको शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल सके। इसके अलावा आपकी परीक्षा में अब लगभग 1 महीने का समय बचा है, तो आपको यूपीपीएससी, बीईओ, आरओ किसी भी परीक्षा के लिए नोट्स अगर चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर 8700739033 पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से। एक छोटी सी बात और, हमने आपके लिए 5 से 6 मैराथन क्लासेस और डिस्कस की हैं, जिसमें हमने थ्योरी प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाया था आपके ही डिमांड पर। तो उसमें शुरुआत की क्लासेस पर आपका रिस्पॉन्स ठीक था, लेकिन बाद में आपने बाद की जो क्लासेस हैं उन पर आपकी रुचि कम हुई। तो इसका मतलब यही है कि आप नहीं चाह रहे हैं कि आगे इन क्लासेस को लाया भी जाए। बट आपकी डिमांड पर हम करंट अफेयर्स 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम एक सीरीज़ आपके लिए और स्टार्ट कर रहे हैं, वो पूरी प्रैक्टिस की सीरीज़ होगी। तो उसमें हम सब्जेक्ट वाइज शुरू करेंगे। सब्जेक्ट जैसे हमने पॉलिटी सब्जेक्ट लिया, तो उसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, पॉलिटी के जितने भी टॉपिक्स आते हैं तो टॉपिक वाइज हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे उनके फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो इस प्रकार से भी आपकी जो तैयारी जो हमने आपसे कमिटमेंट की थी वो भी कंप्लीट हो जाएगी हमारी इस परीक्षा से पहले। तो चलिए हम लोग अब शुरुआत कर लेते हैं। थोड़ा सा डिस्कशन हो गया इस बारे में, तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा इसको। आज हम बात करेंगे सबसे पहले बात करेंगे शिखर सम्मेलन की, समिट्स की। देखिए, वर्तमान में अगर आप देखेंगे बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो उनके सम्मेलन, उनके समिट्स होते रहते हैं। तो उसमें है यूनाइटेड नेशन, ब्रिक्स, सार्क, G7, और G7 की तो अभी हाल फिलहाल में ही हुई है, G20, संघाई कॉरपोरेशन, बिम्स्टेक, नाटो आदि। इनकी पहले हम इनकी डिटेल को जानेंगे, इनके इतिहास को जानेंगे, ये कब, कोई भी संगठन कब बना है, कितने मेंबर हैं उसमें, भारत उसका मेंबर है या नहीं है, और उसकी लेटेस्ट जो सम्मेलन है वो कहाँ हुई है, उसकी अध्यक्षता किसने की है। तो सम्मेलन पर तो जितनी बातें हमने आपको बताई, इतने प्रश्न आते हैं। जैसे आप देख रहे हैं 6th बिम्स्टेक समिट 4 अप्रैल 2025 बैंकॉक, थाईलैंड में हुई। बट हम डिस्कस करेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की। यूनाइटेड नेशन का 80वां सत्र, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 80th सेशन अभी जो है इस साल होगा। तो इसकी अध्यक्षता के बारे में प्रश्न आता है। तो पहले यूनाइटेड नेशन के बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन विश्व की सबसे बड़ी संस्था है और इसमें कुल 193 देश इसके सदस्य हैं। क्या भारत इसका मेंबर है? यस, भारत इसका सदस्य है। तो भारत यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है। इसकी स्थापना, यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी 1945 में। 24 अक्टूबर को इसीलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। भारत ने इसकी सदस्यता कब ली, या भारत क्या इसका फाउंडिंग मेंबर था? नहीं, भारत ने यूनाइटेड नेशन की सदस्यता, आप ध्यान रखिएगा, 30 अक्टूबर 1945 को ली। ठीक, तो शुरुआत में जब इसकी स्थापना हुई, स्थापना के समय कुल 51 सदस्य इसके देश थे, इसके 51 देश इसके सदस्य थे, और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन के अगर आप देखें, शुरुआत में 6 ऑर्गन थे, लेकिन एक ऑर्गन को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में अब कितने ऑर्गन्स हैं इसके? 5 अंग हैं यूनाइटेड नेशन के। उन्हीं में से एक अंग है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा, और इसके हर साल सेशन होते हैं। इस सेशन की भी बात करेंगे। अगर यूनाइटेड नेशन की आधिकारिक भाषाओं की बात करें तो यूनाइटेड नेशन की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी, चाइनीज़, रशियन लैंग्वेज, फ्रांसीसी, स्पेनिश और अरेबिक। ये 6 लैंग्वेजेस में ये इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूनाइटेड नेशन की। आइए हम बात करते हैं। तो 80वां सेशन की अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन का, 9 सितंबर 2025 को न्यूयॉर्क में इसका जो है आयोजन किया जाएगा। और 80वें सेशन की अध्यक्षता, देखिए अध्यक्ष पे प्रश्न आएगा ज़रूर, अध्यक्षता कौन करता है हर साल, उसके ऊपर ज़रूर प्रश्न आता है। तो जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री हैं एनालेना बैरबॉक को जो है चुना गया है 80वें सेशन की अध्यक्षता के लिए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे, जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं, सेक्रेटरी कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं। ये काफ़ी समय से हैं, साल 2017 से लेकर के ये जो है बने हुए हैं अभी तक इस पद पर। 9वें महासचिव हैं ये। इनका दूसरा कार्यकाल हुआ था 2022 से स्टार्ट, और ये इनका कार्यकाल
दिसंबर यानी 2026 के अंत तक होगा। तो अभी आप इस नाम को जरूर याद रखें कि भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। इस पर एक सवाल का अभ्यास करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 18 का मतलब यही है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र। ये 9 सितंबर 2025 को न्यूयॉर्क शहर में शुरू होगा। इसकी अध्यक्षता जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बैरबॉक करेंगी। ये ठीक है। अब देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा साल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में भी इसको घोषित किया था। इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहकारी समितियों के योगदान पर प्रकाश डालना है। तो ये दोनों कथन सत्य हुए। आगे चलते हैं, ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो ब्रिक्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत ब्रिक्स का भी सदस्य देश है। ये यूनाइटेड नेशन का भी जो है सदस्य है भारत, और ब्रिक्स का भी। तो आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछता है स्टैटिक प्रश्नों में कि भारत बताइए निम्न में से किस संस्था का सदस्य देश है, या भारत निम्न में से किस संस्थान का सदस्य देश नहीं है। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी साल 2006 में। और 2006 में अगर आप देखेंगे तो ब्रिक्स की जब स्थापना हुई, अभी ब्रिक्स में वर्तमान में ब्रिक्स के अंदर 10 देश शामिल हैं, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई तो इसमें केवल 4 देश शामिल थे। इतना याद रखेंगे हम लोग कि जब ब्रिक्स की स्थापना हुई 2006 में, तो 2006 में 4 देश शामिल थे। 2006 में 4 देश थे, और साल 2010 में, ये 2009 तक 4 ही देश थे। 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसका मेंबर बना, 5वां मेंबर। तो 5 यहाँ पर हो गए। दक्षिण अफ्रीका 2010 में इसमें जुड़ा। और अब 2024 में क्या हुआ है, 2024 में मतलब 5 और सदस्य ऐड हुए हैं इसमें। तो टोटल जो सदस्य हैं, ये सदस्य देश कब तक थे, अब यहाँ पर आप इसको एडिट कर लीजिएगा, इसको यहाँ पर अपडेट कर लीजिएगा। वैसे हमने इन सारी बातों को यहाँ मेंशन किया है। शुरुआत अब जो है वर्तमान में ब्रिक्स में कितने देश सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं वर्तमान में। कौन कौन से हैं ध्यान रखिएगा, 5 तो आपको याद हो ही गए। देखो, ये ब्रिक्स की जो फुल शॉर्ट फॉर्म बनी हुई है, एक्रोनियम जो है, ये B4 है। इनके सदस्य देशों के नाम के पहले लेटर पे है। B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। तो 5 देशों को तो आप याद रख सकते हैं ब्रिक्स के शॉर्ट फॉर्म से। 5 देश जो नए ऐड हुए वो कौन है। तो देखो, ब्रिक्स की अध्यक्षता रशिया के राष्ट्रपति जब ब्रिक्स की अध्यक्षता करे 2024 की, तो व्लादिमीर पुतिन ने बताया कि ब्रिक्स समूह जो है अब 10 देशों का संगठन में गया है। तो इसमें 5 नए देश शामिल हुए हैं। कौन कौन से देश हैं, देखो, इसमें 2023 में जोहान्सबर्ग में जो है अर्जेंटीना सहित 6 देशों को इसमें शामिल करने की मंजूरी मिली थी। लेकिन जो अर्जेंटीना देश है, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जो जेवियर माइली हैं, इन्होंने इस सदस्यता को वापस ले लिया था। तो अब सिर्फ 5 नए सदस्य ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। कौन कौन से हैं, नंबर 1 मिस्र, ठीक है, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, ये 5 देश और शामिल हुए। तो अब जो है ये टोटल 10 देशों का संगठन बन गया है। अगर आपसे पूछा जाए 10वां देश कौन सा है, तो याद रखिएगा 2025 में 10वें देश के रूप में इंडोनेशिया इसका लेटेस्ट मेंबर है ब्रिक्स का। और ब्रिक्स का हेडक्वार्टर और ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, शंघाई में, ठीक है, चीन के शंघाई में। तो ये इतिहास इसका हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ब्रिक्स पर एक प्रश्न पूछा था, ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओनील ने गढ़ा था इस शब्द को, जो ब्रिक्स शब्द था। इस शब्द का प्रयोग इन्होंने सबसे पहले 2001 में अपने एक रिसर्च पेपर में इसको पब्लिश किया था। इसका शीर्षक था बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स, ठीक है। तो ये शब्द वहाँ से ही लिया गया। ब्रिक्स वैश्विक आबादी में अगर आप देखेंगे, टोटल जो इसके सदस्य देश हैं वो 41% ऑक्यूपाई करते हैं कुल आबादी। टोटल जीडीपी विश्व के 24% योगदान ब्रिक्स का ही है। अब देखो, ये चीज़ें बात हो गई। तो भारत ब्रिक्स का मेंबर है। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन याद रखिएगा साल 2009 में हुआ था, रशिया के येकातेरिनबर्ग में, ठीक, पहला। तो ब्रिक्स की पहली समिट रशिया में हुई थी, ठीक, ये, और इसकी 16वीं समिट 2024 में हुई है, कजान रशिया में ही हुई है। अब जो है 17वीं समिट 2025 की, ये ब्राज़ील में, ठीक, ये कब होगी, 6 से 7 जुलाई में, ये ब्राज़ील में। तो ब्रिक्स का 17th जो समिट है, इसकी मेज़बानी ब्राज़ील करेगा, रियो डी जेनेरियो में होगी,
6 से 7 जुलाई 2025 को आयोजित होगा। और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनसियो लूला डी सिल्वा इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, ऐसे भी पूछ सकता है। तो 2025 की अध्यक्षता जो करेंगे, इसकी थीम क्या है? अधिक समावेशी सतत शासन के लिए ग्लोबल साउथ सहयोग को मजबूत करना। इस पर एक प्रश्न कर लेते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी ब्राज़ील करेगा और ये रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया जाएगा, ये ठीक बात है। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा करेंगे, ये ठीक है। ब्रिक्स 2025 में ब्रिक्स में कुल 11 पूर्ण सदस्य देश होंगे। याद रखिएगा, ब्रिक्स में 11 नहीं 10 देश सदस्य हैं इसके, ठीक है, 10 देश सदस्य हैं, तो ये गलत हो गया। इसमें केवल 1 और 2 कथन ही सही होंगे। आगे चलते हैं। सेशन को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, इसे आमतौर पर हम सार्क कहते हैं, इसका फुल फॉर्म भी खूब परीक्षा में पूछा जाता है। तो दक्षिण एशिया के इसमें 8 देशों का ये एक ग्रुप है। अब इसमें बात कर लेते हैं। तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर को हुई थी 1985 में। 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। और इसके 7 संस्थापक सदस्य, इसमें शुरुआत में 7 सदस्य थे। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसके बाद 2007 में 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था। अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बन जाता है इस सम्मेलन में। ठीक, सार्क का सचिवालय आपको कहाँ देखने को मिलेगा? नेपाल, काठमांडू में। और इसको स्थापित किया गया था 1987 में। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है। इसके महासचिव मोहम्मद गुलाम सरवर हैं। सार्क में 8 देश इसके मेंबर है और नवीनतम जो देश सदस्य है इसका, वो अफगानिस्तान है। प्रथम सार्क सम्मेलन की बात करें तो कहाँ पर हुआ था? ये बांग्लादेश में हुआ था 1985 में। 18वां सार्क सम्मेलन जो हुआ था, अगर आप देखें तो ये 2014 में हुआ था काठमांडू, नेपाल में। तो ये अंतिम बार आयोजन हुआ था। फिर अगली मेजबानी साल 2016 में पाकिस्तान को मिली थी, जो स्थगित हो गई थी। 19वां फिर जो है बाद में ये प्रस्तावित था, लेकिन ये फिर से स्थगित हुआ। इस पर एक प्रश्न करते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संघ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सार्क की स्थापना 1985 में ढाका, बांग्लादेश में हुई थी। अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में बना था। सार्क का स्थायी मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। इसका मुख्य उद्देश्य देशों के बीच में सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है। देखो, ये कथन आधा ठीक है, इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है। तो यहाँ तक तो ठीक है ये, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना नहीं है, आर्थिक सामाजिक स्थिति को जो है बढ़ावा देना है। तो दूसरा गलत। 18वां शिखर सम्मेलन 2014 में नेपाल में आयोजित हुआ था। उसके बाद में कोई भी औपचारिक सम्मेलन अभी तक नहीं हुआ है। इसमें ये ठीक हो जाए। आगे देखेंगे G7 समिट। देखिए G7 है, G का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7, ठीक है। इसको कभी कभी G7 कहते हैं, कभी कभी G8 कहते हैं। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो G7 दुनिया की जो सबसे डेवलप्ड नेशन है, दुनिया के 7 सबसे विकसित डेवलप्ड नेशन का एक समूह है ये, ठीक। इसका इम्पॉर्टेंट है, इसको भी इम्पॉर्टेंट है। अब ध्यान रखना, इसमें हमने सार्क तक देखा, तो सार्क में भारत मेंबर है, ठीक है। इसके अलावा ब्रिक में है मेंबर, यूनाइटेड नेशन में मेंबर है भारत, लेकिन ग्रुप ऑफ 7 में या G7 में भारत इसका मेंबर देश नहीं है। क्यों? क्योंकि ये विकसित अर्थव्यवस्थाओं की डेवलप्ड नेशन का ग्रुप है और भारत आप जानते हैं डेवलपिंग नेशन की कैटेगरी में है, यानी विकासशील देशों की कैटेगरी में हम। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1975 में हुई थी। फ्रांसीसी राष्ट्रपति वैलेरी गिस्कॉर्ड ने की थी और जर्मन के चांसलर थे हेलमुट स्मिट ने की थी, ठीक। तो इसमें शुरुआत में देखेंगे अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जापान, ठीक है, इनको मिला करके यहाँ अगर देखें तो इसका शुरुआती नाम जो दिया गया था वो G6 दिया गया था। 1976 में कनाडा इसमें शामिल हुआ, तो ये हो गया G7। 1997 में इसमें रशिया शामिल हो गया, ठीक है, तो ये समूह हो गया G8। लेकिन 2014 में क्रीमिया क्राइसिस के बाद में
रशिया को इससे निष्कासित कर दिया गया। तो फिर से इसका नाम G7 हो गया। तो G7 में कौन कौन से देश हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए। ठीक, तो G7 में अगर आप देखें इसके सदस्य देश हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए। अब यूरोपियन यूनियन भी एक गैर सूचीबद्ध सदस्य के रूप में इसमें शामिल है। और अभी जानते हैं, आपको कुछ दिन पहले ये न्यूज़ भी आई थी कि भारत को G7 से जो है इनविटेशन नहीं आया है ना, कि भारत को G7 के लिए आमंत्रित नहीं किया है। लेकिन लास्ट टाइम पे आपने देखा है कि भारत को आमंत्रित किया गया था और भारत की तरफ से G7 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए थे। तो ये कहाँ पर हुई थी G7 समिट? ये तो अभी हुई है 16-17 जून को, जो है 16-17 जून 2025 को ये समिट हुई है। तो ये हुई है कनाडा में। ठीक है, याद रखिएगा, G7 समिट कनाडा में हुई है, कनाडा के कनानास्किस में। ठीक है, कनाडा के कनानास्किस में इसका आयोजन किया गया। तो G7 का जो प्रथम सम्मेलन था वो फ्रांस में किया गया। अब देखो, इसमें 2024 का जो सम्मेलन था वो इटली में हुआ है, 50वां सम्मेलन। अभी जो लेटेस्ट सम्मेलन है वो 2025वां सम्मेलन है, ये 51वां जी शिखर सम्मेलन, ये कनाडा में हुआ है। ठीक है, कनाडा में कहाँ? कनानास्किस में इसमें। और ये जो है 15 से 17 जून के बीच में ये इसका आयोजन हो चुका है। और भारत ने इसमें पार्टिसिपेट किया, हालांकि भारत इसका मेंबर नहीं। आगे बात करते हैं आसियान शिखर सम्मेलन की। तो यहाँ पर देखिए, आसियान मलेशिया 2025 वाला जो सम्मेलन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो आसियान की फुल फॉर्म पूछता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो दक्षिणी पूर्व एशिया का एक महत्वपूर्ण ये अंतर सरकारी संगठन है। आसियान की स्थापना अगर आप देखें 8 अगस्त 1967 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया जकार्ता में है। इसके महासचिव हैं काओ किम हॉर्न। अब देखो, आसियान में 10 देश इसके मेंबर हैं। आसियान में 10 देश इसके मेंबर हैं। क्या भारत आसियान का सदस्य है? देखो, ब्रुनेई, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, सिंगापुर, ये 10 देश इसके सदस्य देश हैं। इनमें से ये भी पूछ लेता है निम्न में से कौन सा आसियान देश का सदस्य, आसियान संघ का सदस्य है? तो भारत आसियान का मेंबर नहीं है, ये आप याद करिएगा। अभी जितने भी हमने देखे तो G7 में भारत नहीं है और आसियान में भारत नहीं है। आसियान के जो सम्मेलन होते हैं वर्ष में 2 बार इनका आयोजन होता है और 2025 में इसकी अध्यक्षता जो है मलेशिया कर रहा है। पहला आसियान शिखर सम्मेलन 1976 में आयोजित किया गया था इंडोनेशिया के बाली में। और 45वां शिखर आसियान शिखर सम्मेलन 2024 वाला ये लाओस में किया गया है। आसियान का हेडक्वार्टर सचिवालय आपसे पूछता है कहाँ पर है? इंडोनेशिया जकार्ता में है, कभी ऐसे पूछ दे। 46वां जो आसियान शिखर सम्मेलन है मलेशिया में होगा। ठीक है, मलेशिया के कोलालमपुर में। पहला शिखर सम्मेलन अगर आप देखें तो देखो ये मलेशिया में ही है, कोलालमपुर और पुत्रजया, दोनों याद रखिएगा आप दोनों को। इस पर एक प्रश्न देखो, आसियान जो है इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आसियान की स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा के साथ हुई थी। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया में है। ठीक है, आसियान के वर्तमान में 10 सदस्य देश हैं जिसमें वियतनाम, म्यांमार, फिलीपींस आदि भी शामिल हैं। ये भी ठीक है। और आसियान शिखर सम्मेलन वर्ष में 1 बार आयोजित नहीं होता, 2 बार आयोजित होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, समिट्स में अगला डिस्कस करेंगे ग्रुप ऑफ 20। भाई सेशन को आपसे मेरी रिक्वेस्ट है लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आगे चलते हैं, देखिए आगे चलते हैं। ग्रुप ऑफ 20 जिस प्रकार से ग्रुप ऑफ 7 है, G7 है, उसी प्रकार से G20 है। यहाँ पर G20 अगर आप देखेंगे तो ये दुनिया की विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का ग्रुप है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को उभरती हुई अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था, तो भारत भी इसका मेंबर है। तो G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। इसका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। G20 में अगर आप देखें तो 19 देश हैं, यूरोपीय यूनियन है, ठीक है, और अफ्रीकी संघ है, ये शामिल है। 19 कंट्री है टोटल मिलाकर के, कंट्रीज और संस्थाओं को मिलाकर के 21 होते हैं। तो अफ्रीकी संघ को 2023 में भारत की अध्यक्षता के दौरान स्थायी सदस्यता इसको मिली थी। तो सदस्य कौन कौन से हुए? भारत क्या इसका मेंबर है G20 का? बिल्कुल है।
तो ये क्या है, 19 देश, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। तो भारत इसका सदस्य देश है। अब देखो इसमें इसका जो 18वां सेशन था ये 2023 में हुआ था, भारत में इसका आयोजन किया गया था। किसका? ग्रुप ऑफ 20 का। 19वां जो शिखर सम्मेलन है G20 का, वो 2024 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। और आगे देखिए 20वां शिखर सम्मेलन ये अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होगा, साउथ अफ्रीका के, जो 22 से 23 नवंबर 2025 तक ये चलेगा। इसका विषय रखा गया एकजुटता, समानता, स्थिरता, सॉलिडारिटी, इक्विटी और सस्टेनेबिलिटी। इस पर देखें, G20 शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। G20 व शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2025 में दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की जाएगी। G20 शिखर सम्मेलन 2025 का विषय एकजुटता, समानता, स्थिरता है और G20 शिखर सम्मेलन अफ्रीकी महाद्वीप में आयोजित होने वाला पहला शिखर सम्मेलन है। ठीक है, ये तीनों कथन इसमें ठीक हो जाते हैं। बाकी प्रश्न और भी देख सकते हैं इस पर। आगे चलते हैं। संघाई सहयोग संगठन, संघाई कॉरपोरेशन, SCO, संघाई सहयोग संगठन 2001 में 15 जून को इसकी स्थापना की गई थी। इस पर भी प्रश्न आता है। संघाई सहयोग संगठन जो है, इसको पहले संघाई 5 के नाम से जाना जाता था और 1996 में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान के द्वारा इसको जो है फॉर्म किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर वर्ष 2001 में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद इसका नाम बदलकर पहले तो इसको संघाई 5 कहा गया, अब कहा गया संघाई सहयोग संगठन। SCO का जो हेडक्वार्टर है बीजिंग में है, चाइना में। भारत इसका शुरुआती मेंबर नहीं था, लेकिन भारत और पाकिस्तान ने एक वर्ष में इनकी जो है, मतलब साल था 2017, भारत और पाकिस्तान ने ये पूर्ण सदस्यता SCO के लिए ली। तो भारत SCO का एक मेंबर कंट्री है। तो अब वर्तमान में SCO में कुल 10 देश हैं, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान 2021 में जुड़ा और बेलारूस 2024 में इसमें जुड़ा है। तो बेलारूस के शामिल होने से पहले इसमें 9 सदस्य थे। अफगानिस्तान और मंगोलिया इसके पर्यवेक्षक हैं, ऑब्जर्वर हैं। 2017 को भारत, पाकिस्तान इसके पूर्ण सदस्य बने। जुलाई 2023 में ईरान इसका पूर्ण सदस्य बना। यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा 2023 में, ठीक है। बेलारूस 2024 में बना। ऐसे ही पूछ सकता है कि संघाई सहयोग संगठन का जो लेटेस्ट मेंबर है वो बेलारूस है। इसके शिखर सम्मेलन की बात कर लेते हैं। तो देखिए SCO का जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? 2023 वाला तो भारत में हुआ था, लेकिन 2025 वाला हमको देखना है, ये चाइना में होगा। ठीक है, चाइना में भी कहाँ? किंगदाओ में, चाइना के। क्लास शुरू होते ही हमने बिम्स्टेक के बारे में देखा था। ठीक है, बिम्स्टेक के बारे में बात कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म आता है बे ऑफ बंगाल, बी फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग बिम्स्टेक के लिए बंगाल की खाड़ी पहल इसका पूरा नाम होगा हिंदी में। अब देखो इसमें दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देश इसके मेंबर हैं। जो देश आपको हाईलाइटेड यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, नंबर 1 इज़ इंडिया, नंबर 2 नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। तो ये 7 कंट्रीज़ हैं। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। इसका सचिवालय ढाका में। तो भारत इसका मेंबर है, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका, नेपाल, भूटान। अब इसमें ध्यान रखना पाकिस्तान इज़ नॉट अ मेंबर। ठीक है, इसमें पाकिस्तान इसका सदस्य देश नहीं है। तो प्रारंभ में शुरू में देखें अब इसमें देखिए शुरुआत में क्या था, देखो इसको। तो इसमें देखो कुछ इसके आपको शॉर्ट फॉर्म से भी याद हो जाएगा। बी फॉर बांग्लादेश का मेंबर है, आई फॉर इंडिया, एस फॉर श्रीलंका, टी फॉर थाईलैंड। इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक्रोनियम भी आप याद रख सकते हैं। थाईलैंड भी है इसमें। तो 1997 में इसमें म्यांमार जुड़ा था और 2004 में नेपाल, भूटान जुड़े थे, तब ये बिम्स्टेक हुआ था। बिम्स्टेक का जो अगर आप लेटेस्ट वाला देखेंगे शिखर सम्मेलन, वो हुआ था बैंकॉक, थाईलैंड में। ठीक है, अभी पीछे हमने फ़ोटो ही देखा था उसका। यहाँ पर चाहें आप इसको चेंज कर लें, यहाँ पर करें 2025। ठीक है, 2025। तो यहाँ पर इस पर सवाल कर लेते हैं, एक सवाल कर लेते हैं। पहला बिम्स्टेक कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में, भारत। तो छठवें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के माफ़ कीजिएगा,
संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 अप्रैल 2025 को ये सम्मेलन थाईलैंड में हुआ, बिल्कुल देखो सही बात है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला था। दोनों कथन इसमें सही हो जाते। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी प्रश्न आते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय एक सैन्य संगठन है, ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ देशों ने इसमें जो है सदस्य बने हैं और एक तरीके से वो सैन्य संगठन बनाया सेना को लेकर के। इसमें क्या होता है, इसमें खास बात क्या है, 32 देश इसके सदस्य हैं और ऐसा माना जाता है अगर इन 32 देशों में से किसी देश के ऊपर आक्रमण होता है तो ये देश मानते हैं कि उन 32 देशों पर आक्रमण हुआ और एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो 32 देशों का सदस्य है। भारत क्या इसका मेंबर है? भारत नेटो का मेंबर नहीं है। भारत नेटो का मेंबर नहीं है। नाटो कहें नेटो कहें। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेल्जियम में। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। 75 साल इसकी स्थापना को पूरे हो चुके हैं। आगे बात करेंगे। नाटो जो है यूरोप और उत्तरी अमेरिका, अब ध्यान रखिएगा 2 कॉन्टिनेंट इसमें नाम लिए गए हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट और उत्तरी अमेरिका के 32 देशों का एक राजनीतिक और सैन्य संगठन है। ये सामूहिक रूप से रक्षा, संकट प्रबंधन, साझेदारी, नवाचार के माध्यम से अपने सदस्यों की सुरक्षा करता है। नाटो का पहला शिखर सम्मेलन 1949 में हुआ था और ये जो है वाशिंगटन डीसी में इसको किया गया था। नाटो के शिखर सम्मेलन की हम बात करें, 25वां शिखर सम्मेलन नीदरलैंड हेग में होगा 24 से 25 जून के बीच में। इसके सदस्य देशों में आप देख सकते हैं अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मोंटेनेग्रो, नीदरलैंड, उत्तरी मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, तुर्की, यूके और यूएसए। 7 मार्च 2024 को स्वीडन इसका 32वां सदस्य बना था। सवाल देखो, जुलाई 2024 में नाटो गठबंधन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? वाशिंगटन डीसी। इस पोस्टर पर आप देख सकते हैं 75 वर्ष पूरे होने पर ये वाशिंगटन डीसी में समिट हुई थी और 2024 में इसको जो है 75 साल पूरे हुए थे। ठीक है, और इस पर एक प्रश्न और कर सकते हैं, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 24 से 25 जून को हेग नीदरलैंड में किया जाएगा। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन का एजेंडा अगर आप देखेंगे, प्रमुख एजेंडा नाटो की निवारक और रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना है, दोनों ठीक है। इसके अलावा देखिए एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, एपेक इसको बोलते हैं, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। एशिया प्रशांत क्षेत्र में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 21 देशों का ये ग्रुप है। भारत इसका सदस्य देश नहीं है, तो ध्यान रखिएगा भारत इसका मेंबर कंट्री नहीं है। एपेक की स्थापना 1989 में हुई। एपेक का हेडक्वार्टर सिंगापुर के क्वींस टाउन में है और एपेक के वर्तमान अध्यक्ष हैं बोलुआर्ट। और देखो इसमें लेटेस्ट अगर आपको याद रखना है तो लेटेस्ट जो इसकी समिट हुई है वो दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में हुई थी। ग्योंगजू में इसका सम्मेलन कनेक्ट इनोवेट समृद्ध के नाम से इसका थीम है 2025 का एपेक सम्मेलन। भाई सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा यदि आपने नहीं किया है। यूनाइटेड नेशन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे। ठीक है, ये अमेजोनिया में होगी। अब देखो इसमें आप याद रख लीजिएगा, ये जो है बेलेम ब्राज़ील में की जाएगी इसका आयोजन 2025 कोप 30 के नाम से। तो कोप 30 के नाम से अगर आप देखें, यूनाइटेड नेशन UNFCCC का सचिवालय जर्मनी के बॉर्न में है। पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 1 इसको हम बोलते हैं। कोप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, 1995 में हुआ था बर्लिन जर्मनी में। 29वां हुआ था 2024 का बाकू अजरबैजान में और 30वां जो होगा इसका कोप 30 वो 2025 में ब्राज़ील के बेलेम शहर में आयोजित किया जाएगा। ऐसे ही एक G77 है, विकासशील देशों का समूह है ये। ठीक है, तो इसमें भारत G77 का सदस्य भी है, G20 का भी सदस्य है और इसमें विकासशील देशों का समूह है। वर्तमान में 134 इसमें देश हैं और इसकी जो लेटेस्ट अध्यक्षता है वो किसके पास है? इराक के पास में है। इसके अलावा दक्षिण शिखर सम्मेलन पहला क्यूबा में हुआ था और तीसरा कंपाला युगांडा में हुआ था। एक और आ जाता है I2U2 गठबंधन। क्या है? I2U2 4 देशों का समूह है। इसमें ये 2021 में ये अस्तित्व में आए थे। अब देखो इसमें एक I4 है इंडिया, एक I4 है इजराइल और एक है UAE और US। ये 4 देश मिलकर के इनको कहा गया I2U2। ठीक है, तो प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रों के बीच में तकनीकें और निजी क्षेत्र को इसमें जो है एक तरीके से
सहारा देना होगा। अब इसमें देखो इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए, तो इसका इंडिया एक मेंबर देश है, इसको ध्यान रखिएगा। I2U2 की मेज़बानी 2023 में यूएई के द्वारा की गई थी, उसके बाद में इसका कोई अधिवेशन आदि नहीं हुआ है। ऐसे ही राष्ट्रमंडल शासन अध्यक्षों की जो बैठक हुई, जिसको चोगम हम कहते हैं, ठीक है, चोगम, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग, चोगम के नाम से जानते हैं इसको, और इसकी 27वीं बैठक 2024 में हुई है, ये समोआ में। इसके अलावा नैम 120 देशों का एक समूह है, नॉन अलाइड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष शिखर आंदोलन है। ये 19वां शिखर आंदोलन 2024 में हुआ था और ये युगांडा के कंपाला में किया गया था। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है। 21 सदस्य देश हैं इसमें। और एडीबी की अगर हम बात करें, इसकी 58वीं आम बैठक ये मिलान, इटली में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये। एक और देख लेते हैं, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, इसको क्वाड कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड। अभी इसमें देखो 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इसको कॉइन किया था और 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान के साथ आकर के इसमें चतुर्भुज गठबंधन किया गया। तो क्वाड में कौन कौन शामिल है? अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। 6वीं जो क्वाड का शिखर सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? यूएसए में। करंट अफेयर्स की अगली कैटेगरी को डिस्कस करेंगे, ये है महत्वपूर्ण दिवस पर आधारित। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, सेशन को आप लाइक कर दीजिएगा, यदि नहीं किया है आपने तो कीजिएगा और उसको शेयर भी कीजिएगा। देखिए, अब हम इम्पॉर्टेंट दिवस के बारे में बात करेंगे जो साल में होते हैं। कौन कौन से? देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रश्नों के माध्यम से हम इनको करेंगे। तो भारत में हर साल 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये बात सही है। राष्ट्रीय बालिका दिवस की पहली बार शुरुआत 2008 में की गई थी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, नेशनल गर्ल चाइल्ड ये भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। कितनी तारीख को? 24 जनवरी को। इस दिन को मनाने का उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और एम्पावरमेंट पर जोर देना है। इसमें ये बात ठीक है, तीनों कथन इसके सही हो जाते हैं, तीनों कथन इसमें सही हो गए। आप हमारे पेड नोट्स के प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए। आप चाहे पेट की परीक्षा दे रहे हैं, आरआरबी की दे रहे हैं, किसी परीक्षा को दे रहे हैं, 8700739033 पर। आगे चलते हैं। देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में और राष्ट्रीय मतदाता से संबंधित कथनों पर विचार करें। भारत 25 जनवरी 2025 को 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया इसने भारत ने, जो भारत के निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की राष्ट्र के प्रति समर्पित सेवा के 75 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। ये बात ठीक है, 75 वर्ष पूरे हो गए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाने की शुरुआत भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना, देखो निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950। इसके उपलक्ष्य में साल 2011 में की गई थी और ये दिवस भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना का भी स्मरण करवाता है। ठीक है, 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम है मतदान से बढ़कर कुछ भी नहीं, मैं निश्चित रूप में मतदान करूंगा। तीनों कथन सही हो जाते हैं हमारे। आगे चलते हैं। भारत पर्व 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 26 से 31 जनवरी 2025 तक दिल्ली में स्थित लाल किले में इसका आयोजन किया गया था। चलिए, ये बात सही है। और इस पर्व का जो विषय है, देखो अपना देश, देखो अपना देश, भारत पर्व 2025 का थीम था। तो इसमें दोनों कथन हमारे सही हुए हैं। तो ये हुआ था नई दिल्ली में स्थित लाल किले में भारत पर्व का आयोजन, और इसकी थीम आप याद रख सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न, ये मेरा बड़ा फेवरेट है उसमें, क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित है। ठीक, आइए इस पर बात कर लेते हैं। विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 20 मार्च 2025 को विश्व भर में विश्व गौरैया दिवस सेलिब्रेट किया गया। देखिए, 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, ये बात सही है। गौरैया हरियाणा का राजकीय पक्षी है। हरियाणा का राजकीय पक्षी तो क्या है? ब्लैक फ्रैंकोलिन है। ठीक, तो दूसरा कथन गलत हो गया। तो इसमें देखो, संपूर्ण विश्व में विश्व गौरैया दिवस सेलिब्रेट किया था 20 मार्च को, और इस बार का जो थीम है 2025 का, आई लव स्पैरो, याद हो जाएगा आसानी से। तो संपूर्ण विश्व में गौरैया के प्रति संरक्षण या जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ही कोई भी जो है दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है, पर्टिकुलर जिसका नाम उस पर रखा होता है। तो इस दिवस की शुरुआत नेचर फॉरएवर नामक एक पक्षी संरक्षण संगठन है, इसने 2010 में की थी। ठीक है, अब देखो, इसमें 2 स्टेट आप याद रखेंगे, एक तो यूटी है, दिल्ली और बिहार। बिहार और दिल्ली का जो राजकीय पक्षी है, ऑफिशियल बर्ड है इन दो राज्य की, वो गौरैया ही है।
यदि आपको स्पीड कम लग रही हो तो आप स्पीड थोड़ी बढ़ा करके 2x पर या 1.5x पर भी इस क्लास को देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है वो 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। 2025 की जो थीम है वो बहादुर नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस स्वतंत्रता, मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव, ये भी ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1993 में 3 मई को इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। 7वें जन औषधि दिवस के रूप में 7वें जन औषधि दिवस के संबंध में कथनों पर विचार करें। 7 मार्च 2025 को सेलिब्रेट किया गया। इसका थीम पूछ रहा है, ठीक है। 2025 का थीम था जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। 1 से 7 मार्च के बीच में चला है। देखो इसका थीम भी ठीक है। इसका थीम अगर आप देखोगे तो जन औषधि थीम सस्ती भी अच्छी भी, ठीक है। यहाँ पर जो थीम दाम कम उत्तम, ये अर्थ तो एक ही निकल रहा है, लेकिन ये वाला ठीक है। यहाँ पर इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर इसका उत्तर सी हो जाएगा। देखो पोस्टर्स पे अगर आप देखेंगे, इसके जो पोस्टर रिलीज़ किए गए उनमें दोनों जगह ये इस्तेमाल किया गया, दाम कम दवाई उत्तम, जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी, ये दोनों ही यूज़ किए गए हैं अलग अलग पोस्टर्स में। एक और बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है, देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी के ऊपर है ये। 22 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस सेलिब्रेट किया गया। ये बात बिल्कुल ठीक है। इसका थीम हम समाधान का भाग हैं क्या? देखिए इसका थीम क्या रहा? इसका थीम था हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दूसरा गलत हो गया, एक ही ठीक है। जैव विविधता टर्म का उपयोग किसने किया था? WG रोजन ने 1985 में। हम पर्यावरण का एक क्लास कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर देखें विश्व पर्यावरण दिवस पर आधारित ये प्रश्न है। ये दिवस प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। सॉरी 8 जून मेरे मुँह से निकला है, 8 जून नहीं है 5 जून है। ये जो है 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। 2025 में इसका थीम था प्लास्टिक प्रदूषण के उपाय, ठीक है। बीट प्लास्टिक प्रदूषण, यही है या अलग है? देखिए इसको, इसमें बिल्कुल मिलता जुलता है। तो इसका थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण के उपाय नहीं है, प्लास्टिक प्रदूषण को हराए हैं, ठीक है। वहाँ हमें मिलता जुलता नहीं चुनना है बिल्कुल भी। इस वर्ष इस दिवस की मेजबानी दक्षिण कोरिया को सौंपी गई थी। ये ठीक हो गया है। आगे चलें। भारत रंग महोत्सव, जिसको हम भारंगम के नाम से भी जानते हैं। भारत रंग महोत्सव का आयोजन 28 से, देखिए 28 जनवरी से 16 फरवरी तक श्रीलंका और नेपाल के 13 शहरों में किया गया था। और ये बात सही है। इसकी थीम क्या है? एक अभिव्यक्ति सर्वोच्च सृजन, ये भी ठीक है। आगे चलें। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन कब किया जाएगा? तो 11 से 14 फरवरी 2025 को। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के बारे में कथन दिए हुए हैं। ये 8 से 10 जनवरी 2025 को जयपुर में आयोजित किया गया था। जयपुर में नहीं, उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। और ये कब किया गया था? 8 से 10 जनवरी में ही किया गया था। तो ये गलत होता, आधा गलत है आधा सही है। इसका जो अगर आप देखें थीम, विकसित भारत में प्रवासियों का योगदान, ये रहा थीम भी यहीं पर, ठीक है। पोस्टर से भी याद हो जाएंगी ये चीज़ें। एक ही ठीक है, इसमें केवल 2। प्रवासी भारतीय दिवस आप जानते हैं, गांधी जी वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी को, तो उनकी याद में ही जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आगे देखें। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। यह दिवस 1971 में ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमियों पर हुए अभिसमय कन्वेंशन को अपनाने की वर्षगांठ पे हुआ था। ये भी ठीक है। आगे चलें। विश्व आर्द्र भूमि दिवस का थीम हमारे साझे भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण है। तो ध्यान रखिएगा ये वाला भी सही है। देखिए तीनों कथन इसमें सही हैं। तो इसमें यहाँ पर 1, 2 और 3 ये सही है। देखो तीसरा भी सही है, दूसरा भी सही है, ये सब सही है। तो यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे, ये वाला इसका उत्तर हो जाएगा। फरवरी 2025 में आदि महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी 2024 को ये जो है सेलिब्रेट किया गया। वर्ष 2024 का जो थीम था वो स्थायी शांति के लिए सीखना। और 3 दिसंबर 2018 को प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में क्वेश्चन देखें। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष जनवरी में 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है।
राष्ट्रीय युवा दिवस का मुख्य विषय युवा शक्ति का जश्न मनाना है। तो इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें भी करेक्ट करेंगे हम लोग, तीनों इसमें स्टेटमेंट सही होते हैं, हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हो गए। बाकी आप इनकी डिटेल्स को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। 21 मार्च 2025 को संपूर्ण वर्ष में विश्व में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस सेलिब्रेट किया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च को। इसका मुख्य थीम बताना है क्या है, वन और भोजन, वन और भोजन, फॉरेस्ट एंड फूड, फॉरेस्ट एंड फूड। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष की स्थिति को आयुर्वेद दिवस मनाने के लिए निर्धारित किया है 23 सितंबर को। एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान से संबंधित कथनों पर विचार करिए। 5 जून 2025 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नई दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान शुरू किया था, ठीक है। ये पिछले वर्ष 5 करोड़ पौधारोपण के बाद में 10 करोड़ का इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया, दोनों ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 2025 को देश भर में सेलिब्रेट किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम था विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। भाई अब हो सकता है कि कल से हम लोग जो है आपकी प्रैक्टिस शुरू करवाएंगे, रात में सेशन रहेगा हमारा। 33वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो वर्ल्ड बुक फेयर लगता है ये दिल्ली में लगता है, दिल्ली में भारत मंडपम, ठीक है, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इस मेले की थीम थी हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। यहाँ से देखो थीम, इसमें 2 थीम ये भी है, इसमें हम भारत के लोग को भी कर सकते हैं। इस पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ थीम, यहाँ पर देखिए रिपब्लिक @75, तो ये भी इसकी डॉक्यूमेंट में मेंशन है, लेकिन इसको आप यहाँ पर अभी हटाइए। आप इसका थीम याद रखिएगा, रिपब्लिक @75, ठीक है। तो इसमें एक ठीक रहेगा। विश्व वन्यजीव दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 मार्च को वन्यजीव दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें सत्र में 3 मार्च को संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में घोषित किया गया। आगे देखें, यह दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन 1973 में वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन साइट्स पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। तो ध्यान रखिएगा, ये भी ठीक रहेगा। आगे देखें, ये चौथा कथन है हमारे पास में। 2025 में वन्यजीव दिवस का जो थीम है वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश, इसका थीम भी ये ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में बात कर लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए। 2025 का थीम है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में कथन दिए हुए हैं। 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका उद्देश्य लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करना और उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। और देखें, इसमें देखिए इसका जो थीम है भविष्य के लिए बालिकाओं का दृष्टिकोण, तो इसका ये भी ठीक होगा, ये तीनों ठीक हो जाएंगे, तो इसमें तीनों सही होंगे, ठीक है। इसमें एक और ऐड कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और 2018 में इसकी घोषणा की गई थी। और इसका जो थीम है AI और शिक्षा, स्वचालित दुनिया में मानव एजेंसी, ये तीनों कथन इसके ठीक रहेंगे। कुछ और भी दिवस हैं। ग्लेशियर दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ग्लेशियर दिवस 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। आगे चलें, विश्व पृथ्वी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? देखिए 22 अप्रैल 2025 को संपूर्ण विश्व में विश्व वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। इसकी थीम थी जलवायु कार्यवाही, ठीक है। इसकी थीम जलवायु कार्यवाही नहीं थी, हमारी शक्ति हमारा ग्रह, इसकी वो थी थीम, तो पहला ही सही है इसमें केवल। प्रतिवर्ष अंग्रेजी भाषा दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। 23 अप्रैल 2025 को किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो ये मणिपुर में। चलिए आते हैं स्पोर्ट्स पर, खेल प्रतियोगिताओं पर नज़र डालेंगे, ठीक है। 2025 के कौन कौन से गेम्स हैं? तो इसमें राष्ट्रीय नेशनल गेम्स, ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेल। ये जो वर्ष आपको लिखे हैं ये हम लेटेस्ट वर्ष का भी डिस्कस करेंगे और जो आयोजन हो चुके हैं उनके भी डिस्कस करेंगे। जैसे आप यहाँ देखिए, पहला ही डिस्कस करेंगे 38वें राष्ट्रीय खेल 2025। ये देखिए कोई भी गेम्स कहाँ पर हुए हैं, सबसे पहला सवाल तो यही है उसका आयोजन स्थल कहाँ पर है।
आप जानते हैं इस उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में हुए हैं ये गेम्स, ठीक है। तो ये है नेशनल गेम्स, 38वां इनका संस्करण था। और इस पर प्रश्न कर लेते हैं सीधे सीधे। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 28 से 14 फरवरी 2025 तक 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। बिल्कुल ठीक बात है, हमारे पोस्टर पर भी है ये। 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। ये भी ठीक है। राष्ट्रीय खेल का अगला संस्करण जो होगा 39वें राष्ट्रीय खेलों का मेघालय में होगा। ये भी ठीक है। तो तीनों कथन हमारे इसमें सही हो गए। अब ये जो खेल हैं 38वें राष्ट्रीय खेल, इनकी पदक तालिका है, इसमें शीर्ष पर कौन रहा। तो देखो सबसे ज़्यादा पदक दिए सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड ने, SSCB ने। तो सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड ने टोटल मिलाकर के 120 पदक जीते हैं, ठीक। महाराष्ट्र सेकंड नंबर पर है 195, हरियाणा थर्ड नंबर पर है। और इसमें आगे चलें, देखो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, महाराष्ट्र ने कुल पदकों की संख्या में सबसे ज़्यादा 201। इसमें थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एडिट करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल के द्वारा यहाँ पर 68 स्वर्ण मिले हैं, 26, 27, 121 टोटल पदक मिले। महाराष्ट्र को 54 मिले हैं स्वर्ण पदक और 71 मिले हैं रजत और 73 मिले हैं कौन से, कांस्य पदक। तो इसमें 198 हो जाते हैं, ठीक। तो इस संख्या को यहाँ पर हटाइए। देखिए इसमें थोड़ा सा और एक सेकंड चेंज इसमें ढंग से कर लीजिए। चलिए तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे हम। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल ने 68 स्वर्ण जीते, 26 रजत, 27 कांस्य, तो 121 पदक जीते। महाराष्ट्र ने 54 स्वर्ण जीते, 70 रजत और 72 कांस्य। टोटल मिलाकर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके होते हैं कितने, महाराष्ट्र 201, ठीक है। तो महाराष्ट्र के टोटल 201 होते हैं। अब देखो इसमें कभी पूछ दे आपको टोटल अगर पदक जीते हैं तो सबसे ज़्यादा कितने टोटल पदक, तो महाराष्ट्र है, ठीक है। टोटल पदक में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। लेकिन अगर स्वर्ण पदक सबसे ज़्यादा जीते हैं तो याद रखिएगा वो किसने जीते हैं, वो जीते हैं सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल ने। तो स्वर्ण पदक के मामले में नंबर 1 पर तो रही सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल, और अगर आप देखेंगे टोटल पदक जीतने के मामले में रही तो महाराष्ट्र की टीम है। और इसके अलावा हरियाणा थर्ड नंबर पर है, हरियाणा ने 153 जीते हैं। यूपी का याद रखिएगा 13 प्लेस पर है। उत्तर प्रदेश का मेंशन कर लीजिएगा, यहाँ पर आप याद रख सकते हैं इसको, उत्तर प्रदेश के करंट में ये ऐड हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने कितने यहाँ पर जीते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश ने 13 जीते हैं, 13, इसमें 13th प्लेस पर रहा है, जिसमें 13 स्वर्ण पदक जीते हैं। और टोटल उत्तर प्रदेश को जो मिले हैं पदक वो 56 मिले हैं टोटल, ठीक है। टोटल 56 है और इसमें 13, इतना तो कम से कम इनको याद रखना होगा। अब जो हमने चेंजेस आपको बताए हैं लास्ट में, ये फाइनल है। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अगले राष्ट्रीय खेल में देखो 37वें राष्ट्रीय खेल जो हुए थे 2023 में हुए थे गोवा में। 38वें अगर आप देखेंगे तो ये उत्तराखंड में किए गए हैं। 2025 में इनका आयोजन हुआ है और 39वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 में होंगे, ठीक है। आइए हम आगे बात करते हैं। नेशनल गेम सबसे शुरुआत के जो थे देखो यहाँ पर 1924 से चल रहे हैं, लाहौर पाकिस्तान में हुए थे ये, और 13वें 1948 में आज़ादी के बाद लखनऊ में हुए थे। अब लेटेस्ट हमारे पास 38 में उत्तराखंड में हुए हैं। तो इस पर एक प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय खेल पर आधारित 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 में महाराष्ट्र में आयोजित किए गए थे, जिसमें महाराष्ट्र में कुल पदक में शीर्ष स्थान। देखिए उत्तराखंड में आयोजित हुआ था, ठीक है। 2024 वाले 2025 में हुए हैं ये। इसके अलावा राष्ट्रीय खेलों का 39वां संस्करण मेघालय में आयोजित होगा, दूसरा ठीक है। कुछ और भी इवेंट्स हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें खेलो इंडिया गेम्स भी शुरू किए गए थे। खेलो इंडिया गेम्स के अंतर्गत एक तो खेलो इंडिया यूथ गेम आते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम आते हैं। इन तीनों गेमों को देख लेते हैं। अगर आपसे पूछेगा सबसे पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन सबसे पहली बार कहाँ किया गया, ये 2018 में दिल्ली में किया गया था। लेटेस्ट अगर आप देखेंगे, लेटेस्ट जो खेलो इंडिया यूथ गेम है 2025 वाले, आपको बताना है खेलो इंडिया यूथ गेम जो है 4 से 15 मई के बीच पहली बार इनका आयोजन बिहार में किया गया था, ये ठीक है।
इन खेलों का शुभंकर गज सिम्हा था, जो हाथी और शेर का संयोजन है, ठीक है। ये क्या है, इसमें ई स्पोर्ट्स को इस संस्करण में मुख्य प्रतिस्पर्धात्मक खेल के रूप में शामिल किया। ये इसमें गलत है, ठीक है, यही हमें पहचानना है। तो इसमें प्रदर्शन खेल के रूप में इसको शामिल किया गया था, ऐसे मेन गेम के रूप में शामिल नहीं किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ध्यान रखिएगा, ये है हमारे काम का पैराग्राफ। यहाँ पर महाराष्ट्र ने इसमें 58 स्वर्ण पदक जीते, 47 रजत और 53 कांस्य पदक, कुल 158 पदक इसमें जीत लिए। अब देखो इसमें हम नेशनल गेम्स में भी महाराष्ट्र ने अच्छे खासे पदक निकाले, सबसे ज़्यादा 201 पदक निकाले टोटल ओवरऑल। यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम में 158 लेकर के शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। सेकंड नंबर पर इसमें हरियाणा 117 पदक हैं और राजस्थान में दूसरे स्थान पर है, कर्नाटक तीसरे स्थान पर और उत्तर प्रदेश इसमें 7वें स्थान पर है, ठीक है। अब बिहार ने इसकी मेजबानी की है, तो बिहार जो है इसके 15वें स्थान पर है। 5 मई 2025 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय आइस स्केटिंग रिंग के जीर्णोद्धार का लोकार्पण किया गया था? तो ये महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर, देहरादून। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ठीक है। अब देखो खेलो इंडिया यूथ गेम तो हुए बिहार में, खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए हरियाणा में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इनका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, ठीक बात है। इसके अलावा खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण के आधिकारिक शुभांकर का नाम उज्ज्वला था, घरेलू गौरैया से प्रेरित है, पैरा एथलीटों के संकल्प और जुझारूपन का प्रतीक है। ये दोनों ठीक हुए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की पदक तालिका में बात करें तो इसमें देखो हरियाणा को कुल 104 पदक मिले हैं, तो ये शीर्ष पर रहा है। उत्तर प्रदेश को कुल 64 पदक मिले हैं और ये चौथे स्थान पर रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर हम स्थिति की बात करें, 64 पदक मिले हैं, लेकिन ये तीसरे स्थान पर रहा है, चौथे पर नहीं, तो पहला ही ठीक है इसमें। अगले हैं खेलो इंडिया शीतकालीन गेम। तो खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 के संबंध में कथन दिए हैं। तो देखो ये 17 फरवरी 2025 को खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का समापन हुआ। अब ये कहाँ पर किए गए? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में किए गए, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इनको खेला गया है, ये ठीक बात है। एक सेकेंड, डेट याद रखिएगा, 12 मार्च को, ठीक है, 12 मार्च को। सेना ने इसमें देखो, सेना ने 18 पदक जीते हैं और जीतकर पदक में शीर्ष स्थान हासिल किया, तो इसमें सेकंड वाला ठीक है। इसमें देखो प्रदर्शन करने वाले राज्य में भारतीय सेना, ठीक है, राज्यों के संचालित प्रतियोगिता से भारतीय सेना 18 पदक जीते, हिमाचल प्रदेश ने भी 18 जीते, लद्दाख ने 7 जीते। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पहला, अभी हमने पीछे देखा, पहला संस्करण दिल्ली में हुआ था, तमिलनाडु में इसका लास्ट वाला 2024 में हुआ था। चलिए अब थोड़े से बात कर लेते हैं विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल, तो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स के बारे में देख लेते हैं। तो 8 से 15 मार्च के बीच तक विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों का आयोजन स्विट्जरलैंड ने किया है। अब देखो तोरिनो है, इटली ने किया है इसका। विशेष ओलंपिक शीतकालीन जो खेल हैं 2025 में भारतीय दल ने कुल 33 पदक हासिल किए हैं, ये ठीक रहेगा, इसमें केवल दूसरा ही ठीक है। 2025 में हुए स्पेशल ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले भारतीय दल का आकार कितने लोग थे? उसमें 49 मेंबर्स थे। इसके अलावा विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 के संबंध में कथन दिए हुए हैं। तो देखो इसमें ये बात तो ठीक है, ये कहाँ पर हुआ है? ट्यूरिन में हुआ है, इटली में, और भारत ने विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल में 50 पदक जीते हैं। 50 नहीं जीते, 33 पदक जीते हैं। और देखो 2024 के जो पेरिस ओलंपिक गेम्स हुए हैं इनके बारे में देख लेते हैं, और लेटेस्ट कब होंगे इनके बारे में बात करेंगे। पेरिस ओलंपिक तो 33वें ग्रीष्मकालीन पेरिस ओलंपिक हुए हैं, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चले हैं, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। स्थान पूछ सकता है। अगले जो होंगे 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 4 साल के अंतराल में होते हैं, तो 2028 में होंगे यूएसए के लॉस एंजलिस में, ठीक है। पेरिस ने तीसरी बार 1924 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की। समापन जो समारोह था इसमें भारत की ओर से मनु भाकर और पीआर श्रीजेश ध्वजवाहक बने, और उद्घाटन समारोह में शरद कमल और पीवी सिंधु इसके ध्वजवाहक रहे। आगे चलेंगे, देखिए इसका शुभांकर ओलंपिक फ्रीज है, ये आप देख पा रहे हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 का। तो इसमें फ्रीजियन कैप के आकार का है और फ्रांस के तिरंगे झंडे के रंगों से सजाया गया। इसमें 3 रंग नज़र आएंगे, एक तो नीला, सफ़ेद, लाल, सफ़ेद, नीला और लाल।
इसका आदर्श वाक्य क्या है? अकेले हम तेजी से बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं, इसका थीम रहा। पेरिस ओलंपिक में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 126 पदक जीते और सबसे आगे रहा। भारत ने 6 पदक के साथ इसमें 71वें स्थान पर रहा पेरिस ओलंपिक में। देखिए, तो पेरिस ओलंपिक की जो पदक तालिका है उसमें यूएसए ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टोटल 126 पदक जीते हैं। चीन नंबर 2 पर है 91 पदक हासिल करके, जापान 3rd नंबर पर है 45 पदक और भारत 71वें स्थान पर है 6 पदक जीत कर। भारत ने कोई स्वर्ण पदक इसमें नहीं जीता, 1 रजत है, 5 कांस्य हैं। तो भारत की स्थिति पेरिस ओलंपिक में काफ़ी कमज़ोर है। तो पेरिस ओलंपिक में फिर भी जो 6 पदक आए हैं, 6 पदक में हमें नाम पता होनी चाहिए। मनु भाकर का है 10 महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक इनको मिला है। मनु भाकर और सरबजीत को मिला है, सरबजोत को मिला है 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम शूटिंग में कांस्य और स्वप्निल कुसाले को मिला है, राइफल में ही इनको मिला है। भारतीय हॉकी टीम को पुरुष हॉकी टीम की तरफ से मिला है, ठीक है, एक कांस्य पदक। नीरज चोपड़ा को मिला भाला फेंक में और अमन सहरावत को फ्री स्टाइल कुश्ती में मिला है। इतना ध्यान रखेंगे, इस पर प्रश्न आ सकता है। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संबंध में देखिए, आदर्श वाक्य अकेले हम तेज़ी से बढ़ते हैं, आगे मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। इसका शुभांकर ओलंपिक फ्रीज है। तो भारत ने 6 पदक हासिल किए, 31वां स्थान हासिल किया। अगले शीतकालीन खेल कब होंगे? अब देखिए, 25वां शीतकालीन ओलंपिक। अभी तो हम ग्रीष्मकालीन की बात कर रहे थे, ये है शीतकालीन, ठीक है, शीतकालीन विंटर ओलंपिक्स। तो ये प्रश्न आ सकता है, शीतकालीन 25वें शीतकालीन जो होंगे 2025 में इटली मिलान में होंगे, इटली के मिलान में होंगे, जो कि 6 फरवरी से 22 फरवरी के बीच में इनका आयोजन किया जाएगा। अब देखो, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस फ्रांस में हो चुके हैं। 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजलिस यूएसए में होंगे। 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 में ब्रिस्बेन में होंगे और 25वें शीतकालीन ओलंपिक 2026 में होगा, मिलान इटली में। यहाँ से प्रश्न आ सकता है, पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में किसने स्वर्ण पदक जीता? जूलियन अल्फ्रेड ने। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस स्पर्धा को आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया था? ब्रेक डांस को। कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बात करेंगे। देखो, राष्ट्रमंडल खेल अगले जो होंगे वो ग्लासगो में होंगे, ठीक है, ग्लासगो में। ग्लासगो कहाँ पर? स्कॉटलैंड में, 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक होंगे। और इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें प्रश्न आ सकता है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में किया जाए। यहाँ पर एक ट्विस्ट है, इसको ध्यान रखना। 2026 के जो राष्ट्रमंडल खेल हैं, इनका आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में होगा। इन खेलों की मेजबानी पहले ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में होनी थी। बढ़ती लागतों की वजह से इसने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया ने अपना जो है एक तरीके से जो इसका आयोजन था वो वापस ले लिया। तो स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगी। अब देखो, यहाँ पर देखो, राष्ट्रमंडल खेल 2026 के आयोजन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में किया जाएगा? नहीं, पहले किया जाता लेकिन अब नहीं। यह इसका 23वां संस्करण होगा, ये ठीक रहेगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही हो जाएगा। इससे पहले राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर हुए हैं? 2022 वाले, ठीक है, ये देखिए बर्मिंघम में हुए हैं, बर्मिंघम। तो राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम की हम बात करें, सबसे पहली बार ये 1930 में हुआ थे कनाडा के हैमिल्टन में। प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर इनका आयोजन होता है। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1942 और 1946 आदि में इनका आयोजन नहीं करवाया गया था। भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल जो है 1934 में कराए गए और भारत में आखिरी बार अगर आप देखेंगे 2010 में इसका क्या हुआ था, आयोजन हुआ था राष्ट्रमंडल खेलों का। देखो, 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हुए थे बर्मिंघम इंग्लैंड में। 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 में होंगे स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। इसमें देखो, आयोजन के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। अब इसकी पदक तालिका देख लो। राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा पदक जीते थे, 178 पदक। इंग्लैंड दूसरे स्थान पर रहा और भारत इसमें चौथे स्थान पर रहा 61 पदक जीत करके, 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य। ये प्रश्न भी आ सकता है। अब देखो, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल, 9th एशियन विंटर गेम, ये कहाँ पर होंगे? इसका आयोजन हार्बिन चीन में किया जाएगा। ये बात ठीक है। इन खेलों का शुभांकर बिन नीनी बाग थे, जो एकता और शीतकालीन खेलों के प्रतीक हैं। ये दोनों बातें सही हैं। इसकी पदक तालिका देखो, 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? चाइना ने ही किया है, 85 पदक जीते हैं। जो 10वें अगले शीतकालीन खेल होंगे, एशियाई शीतकालीन खेल 2029 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? सऊदी अरब में। 20वें एशियन गेम्स, 20 एशियन गेम आईची नगोया में। देखो, 19 से 4 अक्टूबर 2026 के बीच में आईची नगोया शहरों में होंगे ये।
और इससे पहले 1958 में टोक्यो में, 1994 में हिरोशिमा में खेलों का आयोजन जापान में हो चुका है। तो तीसरी बार आयोजन होगा जापान में। 20वें एशियाई खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन खेलों का आयोजन जापान के 2 शहरों आइची नगोया में किया जाएगा। टोक्यो 1958 के बाद, हिरोशिमा 1994 के बाद नगोया एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला तीसरा जापानी शहर होगा। आगे चलें। 2026 एशियाई खेलों का आधिकारिक आदर्श वाक्य इमेजिन वन एशिया, ये भी ठीक है। एशियन गेम के बारे में कभी कभी इसका बेसिक पूछ लेता है। एशियन गेमों का एक अन्य नाम भी है एशियाड। एशिया खेल जो है एशिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है। 4 वर्ष में एक बार इनका आयोजन किया जाता है और एशियाई खेलों का प्रतीक है उगते हुए सूरज के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए छल्ले। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में ही किया गया था, हमारे देश भारत में ही। तो भारत ने वर्ष 1982 में भी एशिया खेलों की मेजबानी की थी। भारत एशियाई खेलों के संस्थापक सदस्यों में से एक है और पहले एशियाई खेलों की मेजबानी भारत ने ही की थी। एशियाई खेलों का 9वां संस्करण 1982 में हुआ था और नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अप्पू भारतीय हाथी जो है एशियाई खेलों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पहला शुभांकर बना था। तो देखो 2022 में जो इसकी मेडल टैली है, मेडल जो पदक तालिका है उसमें देखो चाइना को सबसे ज़्यादा पदक मिले थे 383, जापान दूसरे नंबर पर, साउथ कोरिया तीसरे नंबर पर, भारत चौथे नंबर पर। तो जो एशियाई खेल लेटेस्ट वाले अभी हुए हैं वो 2023 में हुए थे और इनके बारे में देख लेते हैं। तो 19वें एशियाई खेल जो 2022 वाले थे 2023 में आयोजित हुए थे चीन के हांगजू में। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, चीन के हांगजू में इनका आयोजन किया गया था। तो इससे पहले 1990 में बीजिंग, 2010 में ग्वांगझू के बाद एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला हांगझाओ भी तीसरा शहर बना था। अब इसका जो आधिकारिक शुभांकर था स्मार्ट ट्रिपलेट था, जिसमें चेन, कांगकांग और लियानचिन शामिल थे। ये तीनों रोबोट हांगझू की संस्कृति को दर्शाते हैं। तो भारत जो है चीन, जापान, कोरिया के बाद एशियाई खेलों में 100 से अधिक पदक जीतने वाला एकमात्र चौथा देश बना। ठीक, इसमें देखिए एशियाई खेलों पर इन खेलों का आयोजन चीन के हांगझाओ शहर में किया गया था। इस पदक तालिका में चीन ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, भारत चौथा स्थान पर रहा। इसका जो शुभांकर था स्मार्ट ट्रिपलेट था। इसके अलावा देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन पर भी सवाल आता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, इन पर सवाल आते हैं। तो यहाँ पर देखें 12 से 26 जनवरी 2025 के मध्य संपन्न होने वाली पहली ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियन ओपन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पुरुष, देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का जो खिताब है वो जैनिक सिनर ने जीता है, ठीक है। महिला एकल का खिताब संयुक्त राज्य अमेरिका की जो मैडिसन कीज है इन्होंने जीता है। पुरुष युगल में हैरी ओवारा और हेनरी पैटन ने जीता है। महिला युगल का खिताब हसियो सुओ और जेलेना आटोपांगसो ने नहीं जीता है, ठीक है। यही हमें ढूंढना है। तो इसमें आपको चारों दिए हुए, तो पुरुष एकल, महिला एकल तो ज़रूर याद रखेंगे किसी का भी। फ्रेंच ओपन में अगर आप देखोगे पुरुष एकल का जो है खिताब इसने जीता है कार्लोस अल्कराज ने। महिला का देखो इसमें कोको गॉफ ने जीता है। तो इसमें आप आराम से कर लोगे। गोल्फ एक प्रतियोगिता है, गोल्फ प्रतियोगिता यूएस महिला ओपन। देखो यूएस महिला ओपन और सिंपली यूएस ओपन ये दोनों अलग अलग प्रतियोगिताएं हैं। तो इसमें इसका खिताब कौन से खिलाड़ी ने जीता है? माजा स्टार्क ने जीता है। अगले फीफा वर्ल्ड कप के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले विश्व कप जो फीफा विश्व कप 1930 में हुए थे, उरुग्वे ने मेजबानी की थी, विजेता भी उरुग्वे ही रहा था। 22वां फीफा विश्व कप 2022 में होता, कतर ने मेजबानी की थी, अर्जेंटीना इसका विजेता रहा। 23वां फीफा वर्ल्ड कप 2026 में होगा। इसकी मेजबानी यूएसए, कनाडा और मैक्सिको 3 देश मिलकर के करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप की स्थापना अगर आप देखेंगे, जो फीफा है इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है और विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल प्रतियोगिता है जो 4 साल में आयोजित की जाती है। ये 22वां विश्व फीफा विश्व कप के बारे में अगर हम बात करें तो अरब दुनिया और मुस्लिम दुनिया में आयोजित होने वाला पहला विश्व कप था ये, जो पूरी तरह से एशिया में आयोजित किया गया था। और इसका जो आधिकारिक प्रतीक था वो लाइव था, ठीक है, लाइव सुपर स्किल्ड प्लेयर। तो फीफा विश्व कप 2022 में 32 देशों की पुरुष राष्ट्रीय टीमों ने भाग लिया था इसमें, और अर्जेंटीना ने फाइनल में फ्रांस को हराकर इस टूर्नामेंट को जीत लिया था। देखो फीफा विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हैं तो उनके कुछ जो इसमें कुछ खिलाड़ियों को सम्मान दिया जाता है, वो कौन कौन से हैं देखिए अवार्ड्स इसमें देखें। गोल्डन बूट, गोल्डन ग्लोव, गोल्डन बॉल, युवा खिलाड़ी और फीफा प्लेयर अवार्ड इंग्लैंड को मिला। युवा खिलाड़ी का एंजो फर्नांडिस को मिला। गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी को मिला। गोल्डन ग्लोव एमिलियानो मार्टिस को मिला। गोल्डन बूट किलियन एम्बापे को। इसके अलावा 23वां अंडर 20 विश्व फीफा या विश्व कप 2023 इसकी मेज़बानी अर्जेंटीना ने की थी, लेकिन इंडोनेशिया के स्थान पर ये जो है अर्जेंटीना को मिली थी। फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 उरुग्वे ने इटली को 1-0 से हरा करके जीत लिया।
अभी क्रिकेट के बारे में देख लेते हैं। 13वां क्रिकेट विश्व कप 2023 में हुआ था। 13वां विश्व कप, देखिए तो 23वां, एक सेकेंड, 13वां जो वर्ल्ड कप है क्रिकेट वाला, तो 2023 में हुआ था। भारत में इसका आयोजन हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीत लिया था। 2027 में 14वां संस्करण होगा, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया में इसका आयोजन करवाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने जो जीता था, तो ये 6ठी बार जीता था इसमें। तो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फाइनल में हरा करके 6 विकेट से हराया था, और विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। सबसे रन बनाने वाले, सबसे ज़्यादा रन जो है विराट कोहली ने बनाए थे। सर्वाधिक रन जो लिए थे वो सर्वाधिक रन विराट कोहली के थे, और सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी, 24 विकेट लिए थे इन्होंने। पहला क्रिकेट विश्व कप 1975 में इंग्लैंड में हुआ था, वेस्ट इंडीज़ विजेता रहा था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया सबसे सफल देश है, इसने 6 विश्व कप जीते हैं अभी तक। 2007 में ऑस्ट्रेलिया लगातार 3 विश्व कप जीतने वाली पहली टीम बनी थी, और भारत और वेस्ट इंडीज़ केवल 2 देश ऐसे हैं जिन्होंने 2 बार ये वर्ल्ड कप जीता है। भारत ने 1983 में पहली बार वर्ल्ड कप जीता था, और 2011 में जीता था महेंद्र सिंह धोनी के उसमें कप्तानी में, और 1983 में कपिल देव की कप्तानी में जीता था। आगे भी देख सकते हैं, इनके अगले सेशंस हम डिस्कस कर ही चुके हैं आपसे। क्रिकेट वर्ल्ड कप महिला वाला भी देख लेंगे, क्योंकि महिला पर भी प्रश्न आते हैं। 13वां आईसीसी महिला वर्ल्ड कप जो है, इसका आयोजन कहाँ पर होगा? भारत में। अभी हुआ नहीं है, सितंबर से नवंबर के बीच में खेला जाएगा, ठीक है। होस्ट कंट्री इंडिया और श्रीलंका है इसमें, तो इसमें आयोजन भारत इसमें करेगा इसका आयोजन। आगे चलते हैं। तो वर्तमान चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को अगर देखें, 7वां खिताब जीता है। इंग्लैंड इसमें 4 बार जीत चुका है, ऑस्ट्रेलिया 7 बार इसमें जीत चुका है। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीत लिया है। इसके साथ साथ एडिशनल प्रश्न भी याद रखो। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 में प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड किसको मिला है? ये है गोंगादी त्रिशा। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? राजगीर में, ठीक है, बिहार के अंदर किया जाएगा। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप पुरुष की बात करें, 2024 वाला, इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीत लिया था। और ये सब जो क्रिकेट के जितनी भी प्रतियोगिताएं हैं, उनको कौन कराता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी। 1909 में इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, और 1987 में इसका नाम बदल करके आईसीसी कर दिया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूएई में, दुबई में। चलिए अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन के ऊपर, सूचकांक के ऊपर। बहुत सारी सूचकांक जारी किए जाते हैं साल में, और उसमें प्रत्येक देश की रैंकिंग दी जाती है। अलग अलग क्षेत्र में ये रैंकिंग है। आइए इसकी ऊपर चर्चा कर लेते हैं हम लोग एक। तो देखिए, सबसे पहली बात, मानव विकास रिपोर्ट की हम बात करें, 2025 में रिपोर्ट आई है। इसमें शीर्ष स्थान पर अगर आप देखें तो आइसलैंड कंट्री है, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट में शीर्ष स्थान आइसलैंड को दिया गया है, और कुल 193 देशों में भारत की रैंकिंग इसमें 130 है। और इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगली देखें, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान सिंगापुर को मिला है, और भारत की रैंक इसमें 85 है। इसको हैनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में आइसलैंड को प्रथम स्थान दिया गया है, और 115वीं रैंक भारत की है। इसमें इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी की जाती है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग 151 है। आप भारत की रैंकिंग देखिए, जो निचले जो इन रैंक में जो निचले देश हैं, उनके आसपास आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ज़्यादातर रैंकिंग्स में हम जो है पिछड़े हुए नज़र आते हैं इसमें। तो देखो, ह्यूमन सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें भी हमारा रैंकिंग जो है कुछ खास नहीं है। ऐसी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो भारत में विश्व में सबसे मजबूत जो पासपोर्ट है वो सिंगापुर का है। यानी सबसे ज़्यादा देश, आप किस देश सबसे ज़्यादा आप जो है सबसे ज़्यादा मजबूत किस देश का पासपोर्ट है, तो वो किसका? सिंगापुर का। विश्व खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 पर फिनलैंड है, 126वें स्थान पर भारत है। सतत विकास समाधान नेटवर्क इसको जारी करता है। लैंगिक असमानता सूचकांक 2025 में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है, भारत 108वें स्थान पर है। इसको UNDP जारी करता है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर स्वीडन है, भारत की रैंक इसमें 71 है। विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 आइसलैंड प्रथम स्थान पर। आइसलैंड हमने देखा कि कई उसमें नंबर 1 रैंकिंग पर है, 131वें स्थान पर भारत है। विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है।
अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक अमेरिका इसमें प्रथम स्थान पर है, भारत 42वें स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में डेनमार्क प्रथम स्थान पर है, भारत इसमें 10वें स्थान पर है। आगे देखें तो ये सब आपको याद रखने होंगे। इसके अलावा देखिए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर प्रथम स्थान पर है, भारत 128वें स्थान पर है। द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा इसको जारी किया था। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है, भारत इसमें 58वें स्थान पर है। एआई तत्परता सूचकांक में सिंगापुर प्रथम स्थान पर है, भारत 72वें स्थान पर। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में अमेरिका प्रथम स्थान पर है, भारत 4th स्थान पर है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में अमेरिका प्रथम स्थान पर है, भारत 3rd स्थान पर है। ग्लोबल लिवेबिलिटी पर जो है डेनमार्क प्रथम स्थान पर है। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में चार्ड प्रथम स्थान पर है, भारत 5वें स्थान पर है। स्विस कंपनी IQ एयर के द्वारा इसको जारी किया था। मानव स्वतंत्रता सूचकांक में अगर आप देखेंगे स्विट्जरलैंड प्रथम पर है, भारत 110वें स्थान पर है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में डेनमार्क प्रथम स्थान पर है और भारत 43वें स्थान पर। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में डेनमार्क को प्रथम स्थान मिला और भारत को 96। वैश्विक नवाचार सूचकांक स्विट्जरलैंड इसमें 14 पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है और इसमें 40 प्लेस पर हम हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में बेलारूस प्रथम स्थान पर है, भारत 105। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में फिनलैंड प्रथम स्थान पर और भारत है 109वें स्थान पर। तो ये चीज़ें आपको सारी याद रखनी होंगी। चलिए अब हम बात करते हैं अवार्ड्स की। ये वाला PDF आप हमारे टेलीग्राम से भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको टेलीग्राम पे भी हम अपलोड कर देंगे। देखिए इसके अलावा हम जो है आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य और उसमें साइंटिफिक परिदृश्य वाला एक क्लास और लेकर के आएंगे, ठीक है, जिसमें भारत के अचीवमेंट्स और अलग देशों में क्या टेक्नोलॉजी और क्या क्या करंट अफेयर्स घटित हुए हैं उनकी चर्चा उसमें रहेगी, ठीक है। इसमें देखिए वर्ष 2024 में भारत रत्न के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ष 2024 में कुल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये बात ठीक है बिल्कुल। इन प्राप्तकर्ताओं में एक हैं कर्पूरी ठाकुर को ये सम्मान मरणोपरांत दिया गया, ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी जिन्हें 2024 में भारत रत्न मिला है, भारतीय जनता पार्टी के सह संस्थापकों में से एक भी हैं। तो इसमें 5 कौन है देखो, 2024 में 5 हस्ती कर्पूरी ठाकुर जी, लाल कृष्ण आडवाणी, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ये सम्मान इनको मरणोपरांत दिया गया है। इसके अलावा PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को भी मरणोपरांत दिया गया है। MS स्वामीनाथन आप जानते हैं भारत में जो हरित क्रांति है उसके जनक हैं। भारत रत्न प्राप्तकर्ता उनसे जुड़े कथनों पर विचार करें। भारत रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता C राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन थे, ठीक है। मदर टेरेसा भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला थी, ये भी ठीक है। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति और एकमात्र खिलाड़ी हुए। एक सेकेंड, तो ये प्रश्न सेपरेटली भी पूछा जाता है, ठीक है। प्रथम महिला, तो यहाँ पर हमारा एक कथन गलत है, देखिए। तो प्रथम महिला इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी जी को मिला था पहले 1971 में इनको दिया गया था। मदर टेरेसा को मिला था बाद में 1980। पद्म पुरस्कारों पर सवाल करते हैं। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों से संबंधित कथनों पर विचार करें। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 एक क्लॉज के अंतर्गत ये उपाधियां हैं। देखिए ये बताना है कौन से इसमें सही नहीं है, ठीक। आर्टिकल 18 मना करता है कि उपाधियों का अंत किया जाता है, तो भारत सरकार किसी को भी कोई उपाधि नहीं देगी। तो ये उपाधियां नहीं है, ये सम्मान है, तो पहला गलत हो गया। 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था, ठीक है। तो इसमें एक नहीं, इसमें कई बार इसको निलंबित किया गया था। ऐसे किसी विशेष वर्ष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है, 3 तक सीमित है, ठीक है। तो इसमें ये भी गलत, ये भी गलत। और देखिए आगे हम बात करते हैं, तो इनको आप देखो, यहाँ पद्म पुरस्कारों की बात करें, ये प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषणा की जाती है। 1954 से दिए जा रहे हैं भारत रत्न भी, पद्म पुरस्कार भी। तो इसमें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान को अगर आप देखें तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत में अगर आप देखें तो भारत रत्न है, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, पद्मश्री। आर्टिकल 18 राज्य के किसी भी नागरिक या गैर नागरिक को उपाधि प्रदान करने से मना करता है, लेकिन सैन्य और शैक्षणिक जो उपाधियां हैं ये एक्सेप्शन के रूप में रखी गई हैं। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार आर्टिकल 18 के अंतर्गत उपाधियां नहीं हैं। पद्म पुरस्कार को अगर हम देखें तो पद्म विभूषण सर्वोच्च है, उसके बाद पद्म भूषण और पद्मश्री आते हैं। पद्म पुरस्कारों को 1978, 1979, 1993 इसके दौरान निलंबित कर दिया गया था। आगे देखेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट।
अब देखो इसमें लेटेस्ट को देखते हैं, लेटेस्ट के बारे में बात करते हैं। पद्म पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर परंपरा के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2025 में पद्म पुरस्कारों के विजेताओं के नामों की घोषणा की। ये बात सही है। 2025 में राष्ट्रपति एकल युग मामले सहित 139 पद्म पुरस्कार दिए गए, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री थे। ये भी ठीक है। इस पुरस्कार को पाने वाली 23 महिलाएं थी, 10 व्यक्ति जो है विदेशी और 13 मरणोपरांत दिए गए। तो तीनों कथन इसमें सही हो जाते हैं। एक लिस्ट यहां पर देख लीजिए, इसमें एक लिस्ट को देख लेंगे। यहाँ पर देखिए 139 पुरस्कार दिए गए पद्म पुरस्कार, 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है, 113 पद्मश्री हैं। तो 7 के नाम जरूर याद रखना। दुव्वर नागेश्वर रेड्डी चिकित्सक क्षेत्र में इनको मिला है, तेलंगाना से हैं ये। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त हैं ये, जगदीश सिंह खेर सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में चंडीगढ़ से हैं ये। श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया कला के क्षेत्र में गुजरात से संबंधित है। इसके अलावा शारदा सिन्हा मरणोपरांत दिया गया कला के क्षेत्र में, बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है ये और ये बिहार से संबंधित है। ओसामू सुजुकी मरणोपरांत दिया गया व्यापार उद्योग के मामले में, मारुति सुजुकी के संस्थापक हैं ये, जापान से संबंधित है। एमटी वासुदेवन नायर मरणोपरांत दिया गया शिक्षा सेवा के क्षेत्र में, केरल से संबंधित है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम ये कला के क्षेत्र में दिया गया, इनको कर्नाटक से संबंधित है। आगे चलें, आगे देखें 34वां सरस्वती सम्मान के बारे में बात करते हैं। 2025 26 मार्च 2025 को 34वां सरस्वती सम्मान 2025 प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान महोपाध्याय साधु भद्रेश दास जी को प्रदान किया गया। ये बात ठीक है। इस पुरस्कार की स्थापना 1994 में की गई थी। तो यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, 1991 में इनकी स्थापना की गई थी। प्रथम सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था। तो इसमें केवल 1 और 2 ठीक होंगे। ठीक है, इसमें 1 और 3 ठीक है। तो इसमें 1 और 3 वाला कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो आप याद रखिएगा इसमें आंसर 1 और 3 रहेगा हमारा। आगे चलते हैं 34वां व्यास सम्मान। 34वां व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा हिंदी की लेखिका सूर्यबाला को उनके उपन्यास कौन देश के वासी वेणु की डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान दिया गया। ये ठीक है। इस सम्मान की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। गलत है। सम्मान की जो स्थापना है वो 1991 में हुई थी। ठीक है, 1991 में। तो इसमें पहला ठीक है, दूसरा गलत है। आगे देखें, हाल ही में केरल सरकार के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 32वें एज्यूथ हासन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये तो एन.एस. माधवन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा केरल राज्य का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जिसका नाम राज्य के 16वीं शताब्दी के भक्ति कवि के नाम पर रखा गया? तो अभी देखा है एज्यूथ हासन के नाम पर ही है। ठीक है, तो इसमें एज्यूथ हासन। अगला देखो, साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? तो एक कवित्री गगन गिल को हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया हिंदी के लिए, और ईस्टर्न किरे को अंग्रेजी भाषा के साहित्य के रूप में सम्मानित किया गया। तो इसमें ये दोनों ठीक है। अब संस्कृत आदि राजस्थानी आदि भाषा के लिए आप देख लेंगे, मैथिली भाषा के लिए महेंद्र जो मल गया है इनको दिया गया है। राजस्थानी भाषा के लिए मुकुट मणिराज को दिया गया है। इसके अलावा संस्कृत भाषा के लिए दीपक कुमार शर्मा जी को दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा 2023 के बाल साहित्य सम्मान की घोषणा की गई। इसमें किसे सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? डॉक्टर करुणा पांडे। तो इसमें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 2023 के बाल साहित्य सम्मान में अलग अलग 9 साहित्यकारों को दिया गया। सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान डॉक्टर करुणा पांडे लखनऊ से इनको दिया गया। सोहनलाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान डॉक्टर आर.पी. सारस्वत को दिया गया। इस तरह से 9 कैटेगरी के अलग अलग आपको याद रखने हैं। पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ द्वारा किसको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो ये है अपर्णा सेन। आगे देखें, एबल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार है? नहीं, भौतिकी में नहीं, गणित में दिया जाता है। गणित का सर्वोच्च पुरस्कार है ये। पहला गलत। वर्ष 2025 का पुरस्कार मसाकी काशीवारा को प्रदान किया गया। ठीक बात है ये। और इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। ये भी ठीक है। तो इसमें 2 और 3 ठीक हो जाएंगे। तो याद रखिए, गणित का नोबेल पुरस्कार माना जाता है ये, और इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। और श्रीनिवास एस वर्धन 2007 में इस पुरस्कार के एकमात्र भारतीय विजेता भी हैं। इनको ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 26 मार्च 2025 को नीति आयोग के द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया था क्या?
इसको जो है नीति आयोग ने नहीं किया था, केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने इसको दिया था। इसमें सीट्स भारतीय शैक्षणिक संस्थान पेटेंट श्रेणी पुरस्कार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी कानपुर को मिला है। इसमें देखो, इसमें आईआईटी कानपुर को मिला है क्या? ये दूसरा वाला इसमें ठीक हो जाएगा। अगला देखेंगे, फरवरी 2025 को किसे पर्यावरणीय उपलब्धि के लिए टॉयलर पुरस्कार दिया गया? तो टॉयलर पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। तो सैंड्रा डियाज और एडुआर्डो ब्रॉन्डिजियो को मिला है, दोनों को। इसके अलावा मार्च 2025 में ऊर्जा संसाधन संस्थान टेरी के द्वारा किसको सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार दिया गया? तो ये दोनों को मिला है, डॉक्टर भारत जगदेव को, मरीना सिल्वा को, दोनों को दिया गया है। 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। 5 मार्च 2025 को किसको राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी को लोक माता अहिल्याबाई होलकर महिला सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? ललिता ठाकुर को सम्मानित किया गया। आगे चले, गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार, गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये हैं, देखिए, प्रतिभा सतपथी। आगे देखिए, 97th ऑस्कर पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। 2 मार्च 2025 को फिल्म अनोरा को 97 ऑस्कर पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। तो आप इसे 3-4 कैटेगरी जरूर याद रखेंगे। देखो, एक तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म की कैटेगरी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, ये जरूर याद रखना। इन चारों में से एक प्रश्न आ जाता है। सबसे बड़ी बात तो इसमें पहले फिल्म के बारे में ही पूछ लेता है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के बारे में ही पूछ लेता है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को इसमें पूछा हुआ है एड्रियन ब्रॉडी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एक फिल्म आई थी द ब्रूटलिस्ट, इसमें इन्होंने शानदार अभिनय किया था। दोनों ठीक है। चलिए, फरवरी 2025 में किस भारतीय को ब्रिटेन के मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये एन चंद्रशेखर। देखिए, इसमें अवार्ड्स और भी हैं, आप इस पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा उनको। बाकी जो यहाँ पर अभी एक है नियुक्ति वाला चैप्टर, ठीक है, नई नियुक्तियाँ, न्यू अपॉइंटमेंट्स, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर अजय कुमार। देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति BR गवई, तो भूषण रामकृष्ण गवई जी। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी कौन बने? राजीव कृष्ण बने हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेंगे? अन्नालेना बैरगो का भी डिस्कस किया था। अंडमान निकोबार के 18वें कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा होंगे। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष राजीव मेमानी और जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मार्च होंगे। अब देखो, भारत की जो मुख्य पदाधिकारी हैं भारत सरकार में, भारत के राष्ट्रपति आप जानते हैं 15वें राष्ट्रपति जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं। प्रधानमंत्री आप जानते हैं 16वें नंबर के हैं नरेंद्र मोदी जी। और BR गवई अभी हम देख ही चुके हैं 52वें न्यायाधीश। अटॉर्नी जनरल कौन है? R वेंकट रमणी। इसके अलावा आपको देखो, यहाँ सारी लिस्ट हमने दी है, जितने भी हो सकते हैं संभव, आप इनको जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल जी हैं। CBI के निदेशक कौन है? प्रवीण सूद हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो महानिदेशक हैं तपन कुमार डेका हैं। रॉ के महानिदेशक रवि सिन्हा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के हैं सदानंद दाते। ED प्रवर्तन निदेशालय के कौन है? राहुल नवीन। CVC कौन है? AS राजीव। इसके अलावा BSF के महानिदेशक, इनमें से भी सुरक्षा बलों का भी एक पूछ लेता है। BSF के कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। सशस्त्र सीमा बल के हैं अमृत मोहन प्रसाद। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। और औद्योगिक सुरक्षा बल के हैं राजविंदर सिंह भाटी। सुरक्षा गार्ड के हैं B श्रीनिवासन। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के राहुल रसगोता। और असम राइफल के विकास लाकेरा, इनको भी याद रख सकते हैं। अब देखो, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो पदेन अध्यक्ष होते हैं, जो प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन कुमार बेरी, तीसरे नंबर पे हैं ये। सबसे पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगरिया। नीति आयोग के जो CEO कौन है? BR सुब्रमण्यम। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संजय मूर्ति हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हीरालाल सामरिया हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं किशोर मकवाना। राष्ट्रीय ST आयोग के अध्यक्ष के हैं कौन है? अंतर सिंह आर्य। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010 में बना था ये। और NGT के अध्यक्ष हैं प्रकाश श्रीवास्तव। भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है लेटेस्ट 26 में वो हैं संजय मल्होत्रा। भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं V रामा सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत। इसके अलावा
इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के हैं वी नारायण, इसरो के अध्यक्ष हैं। विक्रम साराभाई सेंटर के अध्यक्ष हैं, निदेशक हैं उन्नी कृष्णन नायर। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं विजया रहाटकर। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अजय कुमार, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। सीबीएसई के अध्यक्ष हैं राहुल सिंह और एनसीईआरटी के निदेशक है दिनेश प्रसाद सकलानी। यूनिटी ग्रांट्स कमीशन या यूजीसी के अध्यक्ष हैं विनीत जोशी। एनटीए के अध्यक्ष हैं प्रदीप सिंह खरेला। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंह और 16वें वित्त आयोग के हैं अरविंद पनगरिया। अरविंद पनगरिया आप जानते हैं, ये जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी थे। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं बलबीर सिंह चौहान। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। सेबी के अध्यक्ष हैं तुहीन कांत पांडे। कर्मचारी चयन एसएससी के अध्यक्ष हैं गोपाल कृष्णन। ट्राई के हैं अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लाहौटी। बार्क के हैं विवेक भसीन। प्रसार भारती के हैं नवीद कुमार सहगल। इसके अलावा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं सतीश कुमार। भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती। बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच है गौतम गंभीर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं अमोल मजूमदार। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं पीटी ऊषा। ये सब ध्यान रखना आप लोग। स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं चल्ला श्री निवासुलु शेट्टी। और यहाँ पर देखिए महापंजीयन और जनगणना आयुक्त कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। आगे चलेंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके निदेशक कौन है? अमरेंदु प्रकाश। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल के हैं कोप्पू सदाशिव। तो ये हमारी महारत्ना कंपनियां हैं, इनके आप देख सकते हैं। कैबिनेट मंत्रालय में भी आप पूरे मंत्रालय के यहाँ पर दिए हुआ है विवरण, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इस सेशन में हम इतना ही रखेंगे। बाकी हम आर्थिक परिदृश्य जिसमें खाद्यान्न उत्पादन, भारत की ऊर्जा क्षमता, अन्य देशों की ऊर्जा क्षमता, खनिज, मिनरल प्रोडक्शन आदि पर एक क्लास लेकर के आएंगे, बाकी उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं। सेशन पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।